जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम करने वाले हैं व्यवसायिक अध्ययन का पाठ 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण देकर इस पाठ की शुरुआत करना चाहूंगी। मेरे पहचान में एक बच्ची है जो करीबन 25 से 26 साल की है। इस बच्ची का नाम है श्रुति। श्रुति एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, यानी वो अपना बिजनेस खुद अकेले चलाती है। श्रुति बहुत ही काबिल लड़की है और पिछले 5 सालों से वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। श्रुति बहुत ही कॉन्फिडेंट है और उसे ये पता है कि आगे आने वाले सालों में वो अच्छा प्रॉफिट बनाकर अपनी कंपनी को एक बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकती है। श्रुति की एक काबिलियत और है मेरे प्यारे बच्चों कि वो कभी भी हार नहीं मानती। अभी उसने ये निर्णय लिया है कि वो अपने छोटे से बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, यानी कि और बढ़ाएगी। आपको ये पता होगा प्यारे बच्चों कि श्रुति के सामने एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आएगी, वो है फाइनेंस की, क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटे लेवल पर यानी कि स्मॉल बिजनेस पर काम कर रही है। इसमें कैपिटल बहुत कम लगता है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और कभी हार नहीं मानती, तो वह कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल लेगी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का। सेम इसी तरीके से बच्चों, कॉमर्स में भी आपको ये चीज सिखाई जाती है कि जो फाइनेंस होता है वो लाइफ ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये लाइफ ब्लड की तरह कैसे काम कर सकता है अगर आप ठीक ढंग से इसको मैनेज करें। प्यारे बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलाइव रखने के लिए फाइनेंस की बहुत आवश्यकता होती है। यह फाइनेंस अलग अलग स्रोतों से आप तक पहुंच सकता है। अगर आप एक्सपैंड करने वाले हैं या डाइवर्सिफाई करने वाले हैं अपने बिजनेस को, तो इसके लिए आपको बहुत से स्रोत अवेलेबल हैं बाहर मार्केट में। बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है तो फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो सकता है। यही आज आप इस पाठ में पढ़ेंगे, समझेंगे और पहचान सकेंगे कि बिजनेस के कौन कौन से अलग अलग स्रोत होते हैं जिससे कि फाइनेंस को जनरेट किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि श्रुति को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना था, जिसके लिए उसको फाइनेंस की जरूरत थी। तो जब उसने मार्केट को स्टडी किया तो उसमें उसे बहुत से ऑप्शंस मिले जिसमें कि वो आराम से अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस का बंदोबस्त कर सकती है। ऐसे ही कुछ जो अवेलेबल सोर्सेज हैं मार्केट में, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया प्यारे बच्चों, श्रुति को फाइनेंस की जरूरत थी क्योंकि उसको बिजनेस को एक्सपैंड करना था। जब उसको बिजनेस को एक्सपैंड करना था तो उसने मार्केट में स्टडी किया कि कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। इनमें से हम 2 मुख्य सोर्सेज को आज यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला सोर्स होता है स्वामित्व कोष और दूसरा सोर्स होता है ऋण कोष। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि स्वामित्व कोष क्या होता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, इसमें शब्द जो छुपा हुआ है वो है स्वामित्व, यानी कि इसमें ओनरशिप होती है। ओनरशिप आपको पता है जो बिजनेस और कंपनी को रन करता है सिर्फ उसके पास होती है। परंतु कई बार क्या होता है बच्चों कि लोगों को बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ती है जो कि वो आसानी से बैंक से नहीं ले सकते। बैंक उनको वो लोन दे तो देगा, उतना फाइनेंस दे तो देगा, परंतु उसके बदले में बैंक को कॉस्ट चाहिए। वो कॉस्ट कंपनी के ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है। उसी का एक सब्स्टिट्यूट है स्वामित्व कोष। इससे आप बहुत बड़ा कैपिटल इजीली अरेंज कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि कंपनी अपने पूरे स्वामित्व को या कंपनी अपने पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसको कहते हैं अंश। ठीक है, क्या करती है, जैसे आप भी शेयरिंग करते हो ना, आपके पास कोई चीज होती है तो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके अपनों के साथ आप उनको शेयर करते हो। ऐसे ही कंपनी भी अपने अपनों के साथ उस शेयर को शेयर करती है। ओके, तो कंपनी क्या करती है, स्वामित्व देती है किसी एक इंडिविजुअल को जो उसमें पैसा लगाने वाला है। स्वामित्व देना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो स्वामित्व दे रहा है जब वो, तो एक तरीके का अधिकार दे रहा है, और जब अधिकार आता है तो जो प्रॉफिट होता है उसको आपको सारे जितने भी ओनर्स हैं बिजनेस के, उनके साथ शेयर करना पड़ता है।
ठीक है, तो यही होता है स्वामित्व कोष। इसमें क्या होता है, जो फंड आप कलेक्ट करते हो, सबसे पहले जितना फंड आपको चाहिए, फंड मतलब कैपिटल, तो बिजनेस को रन करने के लिए जितना कैपिटल आपको चाहिए उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को आप मार्केट में रिलीज कर देते हो और आप लोगों से ये बोलते हो कि हम आपको अपनी कंपनी में स्वामित्व देंगे, ओनरशिप देंगे, अगर आप ये शेयर्स परचेज करते हैं। जब लोग इसमें शेयर्स परचेज करते हैं तो उनको हमेशा रिटर्न चाहिए। हम कभी भी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते बिना रिटर्न के। रिटर्न की बात हम हमेशा करते हैं। ऐसे ही जब कंपनी लोगों को शेयर्स देती है और बोलती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, उस टाइम पर उनको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। यह एक तरीके का परमानेंट नेचर होता है इस फाइनेंस का, क्योंकि बदले में आपको हर बार डिविडेंड मिलता रहेगा, पूरा पैसा नहीं दिया जाता वापस। ठीक है, तो आपको मिलता क्या रहेगा, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करिए किसी कंपनी के और आपको उसके बदले में एज अ रिटर्न डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड सिर्फ किसको मिलता है, ओनर्स को मिलता है। यही रीजन है जिसकी वजह से इस कोष को स्वामित्व कोष कहते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट सिर्फ स्वामी ही शेयर करते हैं आपस में, जितने भी ओनर्स होंगे वो ही शेयर करते हैं। ओके, अब ये जो स्वामित्व कोष होता है ये कुछ प्रकार के होते हैं। जो है सबसे पहला समता अंश। अब सिर्फ अंश का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। शेयर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिसमें कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। बात है समता की, तो समता का मतलब होता है इक्वालिटी, मतलब सब इक्वल लेवल पे हैं, अगर चलेंगे तो साथ चलेंगे, डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। ओके, तो ये मतलब होता है समता का, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो सबका प्रॉफिट है और अगर लॉस है तो सबका लॉस है। ओके, तो इस प्रकार के शेयर्स को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के शेयर्स को बोलते हैं समता अंश। ओके, जब आप लोगों को इक्विटी शेयर्स देते हैं तो आप उनको एक सेम लेवल पे ले आते हैं कि जैसा ओनर है बिजनेस का और जैसा ओनर बिहेव करेगा, जितना रिस्क ओनर का है उतना ही रिस्क आपका भी होगा, यानी कि शेयर होल्डर्स का भी होगा। और बिजनेस में एक बात हमेशा कही जाती है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा प्रॉफिट होगी। ओके, तो आप ये सोचोगे कि जब इसमें इतना ज्यादा रिस्क है कि कंपनी डूब भी सकती है, कंपनी के साथ लॉस भी हो सकता है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे। बट लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जब रिस्क बड़ा होता है तो प्रॉफिट भी बड़ा होता है। ओके, जो दूसरा प्रकार का अंश होता है वो होता है पूर्वाधिकार अंश। अब ये दोनों ही अंश है, परंतु ध्यान रखिएगा कि इस समता अंश से पहले किसका अधिकार आएगा, वो कहलाएगा पूर्वाधिकार अंश। तो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, या सपोज करिए बिजनेस वाइंड अप हो गया, ठीक है, तो बिजनेस वाइंड अप होगा तो सबको, जितने भी डिवेंचर होल्डर्स हैं, जिनको भी लोन का पेमेंट करना है, उनको लोन का पेमेंट कर दिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद बारी आती है, जो पेमेंट किए जाते हैं वो है पूर्वाधिकार अंश के, यानी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। ओके, तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहले उनका शेयर दे दिया जाता है, उसके बाद जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका शेयर दिया जाता है। ठीक है, तो यही मैं कहती हूं कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो प्रेफरेंशियल शेयर्स में कम होता है और इक्विटी शेयर्स में ज्यादा होता है। फिर से बताऊंगी, शेयर्स का क्या मतलब होता है। शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, लोगों तक यह बात पहुंचाती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बदले में हम आपको रिटर्न देंगे, जिसको कहते हैं डिविडेंड। और ये जो शेयर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स यानी कि समता शेयर्स, और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर्स। ओके, तो जब भी कंपनी वाइंड अप होगी या पेमेंट्स होंगे तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश के पेमेंट्स होंगे, उसके बाद आती है बारी समता अंश की। इसके बाद जो तीसरा होता है बच्चों स्वामित्व कोष में, वो होता है संचित लाभ। संचित का मतलब आप सब जानते हैं, इकट्ठा करके रखना ताकि आगे आने वाले समय में हम उसका यूज कर सके। और साथ में कौन सा वर्ड जुड़ा है, लाभ। ठीक है, तो शब्दों से आप इसको समझिए। संचित मतलब आप उसे इकट्ठा करके रखते हैं, और दूसरी बात है लाभ, यानी कि जो प्रॉफिट होता रहता है आप उसका एक पार्ट
संचित करके यानी इकट्ठा करके रखते रहते हैं ताकि आगे आने वाले समय में आप उसका यूज कर सकें, क्योंकि आने वाला समय हम में से किसी ने नहीं देखा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटीज है मार्केट में, कभी भी लॉस कभी भी प्रॉफिट होता है। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो आने वाले लॉस के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, है ना। हमें अपनी लाइफ में भी ये काम करना चाहिए कि जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो हमेशा प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आने वाले बुरे समय के लिए हमेशा बचा के रखना चाहिए। ऐसा ही बिजनेस करता है, क्योंकि बिजनेस में तो रिस्क होता है। ओके, तो बिजनेस भी उस रिस्क के लिए अपने आप को रेडी रखता है और संचित लाभ बनाता है। ठीक है, यही संचित लाभ स्वामित्व कोष होता है, यानी आने वाले समय में इस संचित लाभ का वो जब चाहे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, कोई मशीन परचेज करनी है, कंपनी के लिए असेट परचेज करना है, किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, हर चीज के लिए संचित लाभ का इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ओके, तो फिर से एक बार रिपीट करूंगी, जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है स्वामित्व कोष, जिसमें कि समता अंश होता है, पूर्वाधिकार अंश होता है और संचित लाभ होता है। याद रखिए, स्वामित्व कोष में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी यही डिजर्व करते हैं। ओके, ये बहुत ही इजी सोर्स होता है क्योंकि इसे इजीली जनरेट किया जा सकता है और कॉस्ट इसमें काफी कम लगता है। अब आइए समझते हैं दूसरे स्रोत के बारे में, दूसरे फाइनेंशियल सोर्स के बारे में। वो है ऋण कोष, यानी कि उधार ले रहे हैं आप। ओके, और आपको पता है जब भी आप उधार लेते हैं तो उसको चुकाना पड़ता है और वो एक टाइप का टेंशन होता है आपके माइंड में। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, आप स्वामित्व कोष में इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते। जब आप अंश देते हैं मार्केट्स में, शेयर्स देते हैं, तो आप डिविडेंड का पेमेंट करते हैं। दोनों जगह शब्द अलग हैं, उन शब्दों का ध्यान रखिएगा। यहां पर आप क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं अगेंस्ट द शेयर्स। यहां पर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं अगेंस्ट द लोन जो आप मार्केट से लेते हैं। ओके, अब ये लोन, ये जितने भी फाइनेंस हैं, ये बहुत सी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। कुछ शॉर्ट टर्म जरूरतें होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म जरूरतें होती हैं। जब इन स्रोतों का यूज करते हैं आप, तो ये जनरली लॉन्ग टर्म स्रोत के लिए यूजफुल होता है। ओके, उसके बाद ये जो ऋण कोष होता है, यानी कि उधार पूंजी, पूंजी तो है मगर उधार की है, तो अभी का काम आप चला लीजिए। लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। ओके, तो अभी का काम आप चला लेते हैं और उसके बाद आपको इसका पेमेंट करना होता है, यानी कि ये लाइबिलिटी होते हैं, ये कभी भी ओनर्स फंड नहीं होते। ओके, ये लाइबिलिटी होते हैं, आपको इनका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका पेमेंट किस फॉर्म में करते हैं, पूरा भी पेमेंट करते हैं हम और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ओके, इनके प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ऋण पत्रों के निर्गम द्वारा, है ना। आप डिबेंचर्स इश्यू करते हैं और डिबेंचर्स इश्यू करके आप लोन्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जब डिबेंचर्स इश्यू करेंगे तो एक्चुअल डिबेंचर्स होते क्या हैं, देखिए, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि आप मुझे पहचानते नहीं हैं लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, वो कभी भी ऐसे ही आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक वो अपना फायदा नहीं देखेगा। ये सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आप आने वाले समय में उसका पैसा चुका देंगे। पैसा लेके भाग गए तो फिर क्या होगा। तो ये सर्टेनिटी एक पीस ऑफ पेपर में लिखी जाती है जिसमें लेने वाले देने वाले दोनों का नाम होता है, डेट्स होती हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, अमाउंट होता है। ये सारी चीजें एक पीस ऑफ पेपर में लिखी जाती हैं जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। और ये डिबेंचर्स मार्केट में इशू करे जाते हैं, इसमें टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट करा जाता है और उसके बाद डिबेंचर्स होल्डर्स को कंपनी की लाइबिलिटी मानकर उनको कंटिन्यूसली हर आने वाले टाइम में पेमेंट्स किए जाते हैं। ओके, तो ये होते हैं, आप इनको इशू कर रहे हैं, किसको इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट आने वाले समय में कंपनी को करना है। ओके, एक बात और याद रखिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्वामित्व कोष का, ओनर्स फंड का, और ऋण कोष का, यानी कि बोरोवर्स फंड का। ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड
दोनों का एक लेवल और एक बैलेंस होना चाहिए कंपनी में, ना तो ओनर्स फंड ज़्यादा हो ना ही आपके बोरोवर्स फंड ज़्यादा हो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन कंपनी में बुरी मानी जाती है। ओके, अब सेकंड हम आते हैं वित्तीय संस्थाओं से ऋण, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनसे इजीली लोन जनरेट हो जाता है और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। आजकल जो पेपर वर्क है वो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आईसीआईसीआई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और याद रखिएगा इसी के बाद दूसरा है व्यवसायिक बैंकों से भी ऋण मिलता है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो अलग अलग चीज होते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो अलग अलग चीजें होती हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, ये एक कभी नहीं होते। आईसीआईसीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम में जो बैंक का काम था वो था सिर्फ उधार देना, डिपॉजिट लेना। ठीक है, ये बेसिक काम था किसी भी बैंक का कि आपने जो धन जमा किया है बैंक में, जो मनी जमा किया है, उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करता था, पैसों को सेव करके रखता था। ओके, और दूसरा उनका काम था लेंड करना, तो बोरो करना, लेंड करना, ये बैंक का काम था। लेकिन अब बैंक का सिनेरियो चेंज हो चुका है और अब बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, बैंक की बहुत से अन्य कार्य भी हैं। ओके, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और भी ब्रॉडर होता है और इसमें अन्य और गतिविधियां जुड़ती जाती हैं। और बैंक किस चीज में लिमिटेड होता है? बैंक सिर्फ उधार देता है और आपके पैसों को जमा करवाता है और बदले में ब्याज आपको देता है। ओके, तो इन दोनों तरीकों से एक बिजनेस अपने फाइनेंस को जनरेट कर सकता है। तो श्रुति ने भी, जो एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, जब उसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना था तो उसने इसी प्रकार से मार्केट को स्टडी किया, और जब उसने मार्केट स्टडी किया तो उसे समझ में आ गया कि वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में से एक तो ओनर्स कैपिटल बना सकती है अपनी कंपनी में, और दूसरा बोरोवर्स कैपिटल भी बना सकती है अपनी कंपनी में लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। ओके, ओनर्स कैपिटल में उसको शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, जिसके बदले में अपने शेयर होल्डर्स को, श्रुति को, डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा। और बोरोवर्स फंड में उसे क्या करना पड़ेगा? वो डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है, जिसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद वो चाहे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन भी ले सकती है। थर्डली, वो जो कमर्शियल बैंक हैं हमारे, पंजाब नेशनल बैंक एक कमर्शियल बैंक है। ओके, तो ऐसे बैंक से वो चाहे तो लोन ले सकती है और उसके बदले में उसे बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं कुछ और ओनर्स फंड के बारे में। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ और ओनर्स फंड के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हमने दो ओनर्स फंड करे हैं, एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। आइए अब कुछ इस समय के जो नए डिपॉजिटरी स्कीम्स हैं और जो नए डिपॉजिटरी शेयर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो नए कंसेप्ट्स हैं आज के टाइम अवेलेबल मार्केट में, वो हैं जीडीआर, एडीआर और तीसरा है आपका आईडीआर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इनके फुल फॉर्म्स भी मैंने लिख दिए हैं। जीडीआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और आईडीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ओके, अब ये होते क्या हैं? अभी मैंने आपको शेयर का कंसेप्ट समझाया। अगर कोई एबीसी कंपनी है, जैसे मैंने आपको श्रुति का एग्जाम्पल दिया, तो चलिए इसी की कंपनी से शुरू करते हैं। श्रुति ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, जितने भी फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उनमें से वाइजली सेलेक्ट करके। अब उसने सोचा कि थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं अपने बिजनेस को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ओके, तो इसके लिए श्रुति ने कुछ फॉरेनर्स को कन्विंस किया कि वो उसकी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। ओके, अब वो फॉरेनर्स रेडी तो हो गए, बट फिर भी उनमें कहीं ना कहीं उन्हें डाउट था, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, तो कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है। ओके, ऐसा ही कुछ रिस्क फैक्टर श्रुति के बिजनेस में इन्वेस्ट करते वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा। तब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने श्रुति को बोला कि एक काम करिए मैडम, आप अपनी कंपनी को हमारी कंट्री के शेयर मार्केट में लिस्ट करवा लीजिए।
ओके। जैसे हमारी कंट्री में शेयर मार्केट है, मार्केट तो ऑब्वियसली आप जानते हैं क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म जिस पर कि सेलर्स और बायर्स आपस में आके मिलते हैं और अपने गुड्स को सेल या परचेज करते हैं। अब यहाँ पर मार्केट में जब शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर गुड्स नहीं होते, यहाँ पर शेयर्स होते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बायर्स और सेलर्स शेयर्स को सेल और परचेज करें, ऐसी जगह को बोलते हैं शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट के बारे में आपने 2 वर्ड जरूर सुने होंगे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हर कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है और अपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप प्रिपेयर करते हैं अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे तो फॉर श्योर उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन शेयर मार्केट्स में अपलोड करवाने पड़ते हैं, ओके, ताकि लोग इन कंपनीज के बारे में पढ़ सके और इनके बारे में जान सके ताकि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जा सके। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में श्रुति से इस फॉरेन इन्वेस्टर ने बोला कि आप हमारी कंट्री जो है वहां का जो शेयर मार्केट है उसमें अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लीजिए, तो हमें थोड़ा और रिलायबिलिटी आ जाएगी आपकी कंपनी के ऊपर। तो श्रुति ने सोचा चलो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये भी करके देखते हैं। बस बच्चों, इसी को GDR बोलते हैं। जब हम फॉरेन कंट्री में यानी आउटसाइड लैंड यानी फॉरेन लैंड पर, अपनी कंट्री के लैंड के मार्केट में नहीं, फॉरेन लैंड का जो मार्केट सिक्योरिटी मार्केट होता है वहां पर कंपनी को रजिस्टर कराते हैं और अपनी कंट्री के शेयर्स, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हमारी कंपनी है, तो अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं अपनी कंट्री में रहकर ही वहां पर जब लिस्टिंग कराएंगे यानी फॉरेन लैंड में लिस्टिंग कराएंगे तो उसको बोलेंगे GDR। ये भी एक तरीके का बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है आज के सिनेरियो में, ओके। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हो जाती है, साथ ही साथ देखो आप सोचोगे कि फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो रहा है तो हमको लॉस होगा, बट लॉस आपको नहीं होता, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वो आपको अपनी करेंसी में मिलता है, ओके। भले ही वो फॉरेन लैंड में आपके शेयर्स खरीदे, लेकिन जब वो फॉरेन लैंड पर भी आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगा तो उससे आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, ओके, और आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी वर्ल्ड वाइड। और वैसे भी आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो आप एक बाउंड्री में बंद कर नहीं रह सकते, सारी इकोनॉमी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर स्मार्ट वर्क किया किसने? श्रुति ने। श्रुति ने बोला जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो क्यों ना सारी इकोनॉमी से कनेक्ट होकर रहे, इसीलिए श्रुति ने क्या डिसाइड किया कि वो GDR का ऑप्शन सेलेक्ट करेगी, ओके। अब आते हैं ADR पर। तो GDR और ADR में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, यानी यहाँ पर आप जो लिस्टिंग करोगे वो सिर्फ अमेरिकन कंट्री का ही जो शेयर मार्केट है वहां पर लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि नाम ही बता रहा है ना आपको अमेरिकन, ओके। तो जो US है उसने ये परमिशन देके रखी है कि हमारे स्टॉक मार्केट में नॉन अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकते हैं, वहां पर उनकी लिस्टिंग हो सकती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज हो सकते हैं, ओके। तो उस वक्त जब आप अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां पर अपनी कंपनी की लिस्टिंग करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ओके। अब आते हैं थर्ड वाले पर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, है ना, है तो ये भी डिपॉजिटरी रिसीट्स है, ये भी शेयर्स, लेकिन इसमें क्या होता है कि फॉरेनर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया की जो लिस्टेड शेयर कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं IDR के अंतर्गत, ओके। तो IDR में क्या होता है? IDR में इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसमें फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड होती हैं और हम फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं IDR, ओके। सो ये कुछ और ओनर्स फंड हैं, ये कुछ अलग अलग सोर्सेज हैं ओनर्स फंड के जिससे कि फाइनेंस जनरेट कर सकते हो बिजनेस में। और आपको पता है बिजनेस में फाइनेंस जनरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बिजनेस को आपको अलाइव रखना है, उसको एक्सपैंड करना है, आज के टाइम पर एडजस्ट करना है, आगे बढ़ते रहना है, ओके।
जो पानी होता है अगर वो रुका हुआ होता है तो उसमें से भी स्मेल आने लगती है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आपका बिजनेस एक जगह पे रुका रहेगा, आपको उसको बढ़ाते रहना है। ओके, सो उसको बढ़ाने के लिए, अपने लॉसेस को ओवरकम करने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते रहना चाहिए। और जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करते हो तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, बट उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए ही बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, आपको वो सोर्सेज सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। और जब से ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज बनी है, तब से तो और भी कन्वीनियंट हो गया है सबके लिए एक बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको फ्लरिश करना। अपना 100% देंगे, आपका बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको स्टडी करना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स के बारे में पढ़ना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़िएगा, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितना फायदेमंद होता है, कब हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, कितना अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों से अपने आप को अपडेट रखिए। आप छोटे हैं मगर अभी भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़िए और समझिए। जय हिंद बच्चों।